तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे भूभाग पर चर्चा करने वाले हैं जो जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, मतलब जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, एक बंद बक्से की तरह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। जी बिल्कुल। फिर भी सबसे हैरानी की बात यह है कि ये राज्य पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का पेट भरता है। मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे संभव है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मतलब कोई जमीन जो आकार में देश के कई राज्यों से छोटी है, वो जीवन को इतने विशाल स्तर पर कैसे सहारा दे सकती है? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ इतिहास या अर्थशास्त्र में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इस जमीन की एनाटॉमी यानी इसकी शारीरिक संरचना में छिपा है। और आज हमारा मिशन इसी भूगोल को समझना है। ये सिर्फ एक सपाट नक्शे को पढ़ने के बारे में नहीं है। हाँ, नक्शा तो सिर्फ लकीरें दिखाता है। राइट। हम उत्तर में ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण में कठोर चट्टानी पठारों तक फैली उस जमीन की नब्ज को टटोलने वाले हैं जो करोड़ों जिंदगियों को आकार देती है। ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जब भूगोल का अध्ययन किया जाता है ना, तो अक्सर उसे महज कुछ संख्याओं और रेखाओं का जाल मान लिया जाता है। हाँ, बोरिंग आंकड़े। एग्जैक्टली। लेकिन जमीन का हर उभार, हर ढलान और हर नदी, ये सब तय करते हैं कि बस्तियां कहाँ बसेंगी, लोग क्या उगाएंगे और उनकी पूरी की पूरी संस्कृति किस दिशा में विकसित होगी। और जो कोई भी ये समझना चाहता है कि एक लैंड लॉक्ड राज्य अपने भीतर इतने विविध परिदृश्यों को कैसे समेटे हुए है, उसके लिए आज का ये विश्लेषण बहुत कुछ साफ कर देगा। तो राज्य की गहरी संरचना के भीतर जाने से पहले क्यों ना इस पूरी तस्वीर के बाहरी फ्रेम को समझा जाए। एक तरह से द बिग पिक्चर। हाँ, द बिग पिक्चर। शुरुआत करने के लिए ये सबसे सही जगह है, क्योंकि किसी भी भूभाग के आंतरिक तंत्र को समझने से पहले उसकी बाहरी सीमाओं और उसके फैलाव को देखना जरूरी होता है। तो अगर हम इसके आकार को देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है जी, जो कि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हिस्सा है। सिर्फ 2.86%? और रैंकिंग के नजरिए से देखें तो ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लें तो 13वां। सही कहा। लेकिन असली विरोधाभास तो इसकी आबादी में है। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर होने के बावजूद जनसंख्या के मामले में ये पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये आंकड़ा मुझे हमेशा चौंकाता है। और यहीं पर भूगोल की असली ताकत दिखाई देती है। देखिए, जमीन का दायरा सीमित है, केवल 2.86%, लेकिन उस पर निर्भर लोगों का घनत्व बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा। तो ये सीधा संकेत देता है कि यहाँ की जमीन की उर्वरता और जीवन को बनाए रखने की क्षमता असाधारण होनी चाहिए। कोई भी साधारण जमीन इतने बड़े जनसमूह का भार नहीं उठा सकती। बिल्कुल। उस क्षमता के पीछे के विज्ञान पर हम जल्द ही आएंगे, लेकिन जरा पहले इसके आकार की कल्पना करते हैं। उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर है। तो अगर इसे दिमाग में उकेरना हो तो मुझे ये एक आयताकार बॉक्स या रेक्टेंगुलर शेप जैसा लगता है। एक बॉक्स जो चौड़ाई में ज्यादा फैला है। हाँ, एक ऐसा बॉक्स जो लंबाई की तुलना में दाएं से बाएं ज्यादा फैला हुआ है। और ये चौड़ाई कोई मामूली बात नहीं है। ये जो पूर्व से पश्चिम का 483 किलोमीटर का फैलाव है ना, ये दरअसल एक क्लाइमेट ट्रांजिशन जोन बनाता है। मतलब जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र। बिल्कुल। पूर्व की तरफ आप देखें तो ये पश्चिम बंगाल के करीब है, जहाँ से बंगाल की खाड़ी की नमी आती है। अच्छा। और पश्चिम की तरफ ये उत्तर प्रदेश के विशाल और अपेक्षाकृत शुष्क मैदानों से जुड़ता है। तो ये जो आयताकार आकार है, ये इसे दोनों तरफ के मौसमों का अनुभव करने का मौका देता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। और सीमाओं की बात करें तो जैसा हमने कहा, ये पूरी तरह से एक लैंडलॉक्ड राज्य है जी। लेकिन इसके उत्तर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है नेपाल। और नेपाल के साथ ये 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरती है। बिल्कुल, 7 जिलों से। और इसके अलावा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले लगते हैं, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले और दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। सही आंकड़े। और इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को, मतलब इस पूरे इलाके को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 9 प्रमंडलों यानी डिवीजनों में, 101 अनुमंडलों और 534 प्रखंडों या ब्लॉक्स में बांटा गया है जी। तो यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाह रही थी। एक लैंडलॉक्ड राज्य होने के बावजूद ये 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने का रणनीतिक और भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? मतलब नेपाल के साथ इतनी लंबी सीमा। देखिए, इस सवाल का जवाब उस सीमा की प्रकृति में छिपा है। नेपाल के साथ लगी वो 729 किलोमीटर की सीमा सिर्फ एक राजनीतिक रेखा नहीं है। तो क्या है? वो एक विशाल भौगोलिक द्वार है। वो हिमालय की तलहटी है। आमतौर पे जब कोई राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है तो वो एक बंद कमरे की तरह हो सकता है। हाँ, कट ऑफ सा महसूस होता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये राज्य एक चौराहे की तरह काम करता है। उत्तर में नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से ढलान नीचे आती है, पूर्व से नमी आती है,
पश्चिम से मैदानी हवाएं आती हैं और दक्षिण से झारखंड के खनिज समृद्ध पठारों का प्रभाव आता है। तो ये राज्य इन चारों अलग अलग भौगोलिक ताकतों के बीच का एक संगम बन जाता है। मतलब ये आयताकार बॉक्स एक स्पंज की तरह है जो चारों दिशाओं से अलग अलग विशेषताओं को सोख रहा है। हाँ, है ना? बहुत सही तुलना की आपने। हाँ, और इतने सारे प्रखंडों और अनुमंडलों में इसका जो प्रशासनिक विभाजन है वो भी शायद इसी विशाल आबादी को एक समतल जमीन पर सुचारू रूप से चलाने की जरूरत से ही उपजा होगा। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में प्रशासन अक्सर घाटियों या प्राकृतिक बाधाओं के हिसाब से मटा होता है। नेचुरल बॉर्डर्स होते हैं वहाँ। हाँ, लेकिन एक विशाल समतल मैदान में जहां बस्तियां लगातार फैली हुई हैं, बीच में कोई पहाड़ नहीं है, वहां इस तरह के सुव्यवस्थित प्रशासनिक ग्रिड या ब्लॉक्स की आवश्यकता होती है ताकि शासन हर कोने तक पहुंच सके। राइट। तो इस बाहरी फ्रेम और आयताकार बॉक्स को समझने के बाद मुझे लगता है अब वक्त है इसके सबसे ऊपरी हिस्से की ओर चलने का। चलिए चलते हैं। इसे हम राज्य का उत्तरी मुकुट कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम का इलाका जो मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में आता है। यहाँ से हमारी ये यात्रा सबसे ऊंचे बिंदु से शुरू होकर नीचे मैदानों की तरफ जाएगी। यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। राज्य का ये हिस्सा इसलिए खास है क्योंकि ये इकलौता क्षेत्र है जहाँ हिमालय का सीधा भौतिक स्पर्श महसूस होता है। हिमालय का स्पर्श। तो इस इलाके की भौतिक संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। जी। पहला है सोमेश्वर की पहाड़ी, दूसरा है दून या हराहा घाटी, और तीसरा है रामनगर दून जो कि इसका निचला भाग है। बिल्कुल। तो सोमेश्वर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी 880 मीटर है और मुझे पता चला है कि यहीं से बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम भी होता है। मैं ना इसे हिमालय से उतरने वाली एक विशाल सीढ़ी या जायंट स्टेयरकेस की तरह देख रही हूँ। जॉइंट स्टेयरकेस। दिलचस्प है। हाँ, मतलब जहाँ पहली सीढ़ी 880 मीटर ऊंची है, फिर बीच में एक गहरी घाटी आती है, वही हरहा घाटी, और आखिरी सीढ़ी रामनगर दून है जिसकी सर्वोच्च चोटी महज 240 मीटर है। ये जो सीढ़ी नुमा ढांचा आप बता रही हैं, ये दरअसल शिवालिक पर्वतमाला की विशेषता है। अच्छा। जी। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उसकी सबसे बाहरी और सबसे नई परतें इसी तरह से मुड़कर इन छोटी पहाड़ी और घाटियों में बदल गईं। हरहा घाटी जैसी जगहें दरअसल इन्हीं पहाड़ियों के बीच बने लंबे कटोरों की तरह हैं। समझ गई। लेकिन यहाँ एक चीज है जो मुझे थोड़ा उलझन में डाल रही थी जब मैं ये नोट्स पढ़ रही थी। क्या बात है? जब इन पहाड़ियों के विवरण को बारीकी से देखा जाता है तो पता चलता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी में 3 प्रमुख दर्रे यानी माउंटेन पासेस मौजूद है। हाँ, बिल्कुल है। सोमेश्वर का दर्रा, मारवात का दर्रा और भिकना ठोरी का दर्रा। अब दर्रा मतलब 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, राइट? सही कहा। तो दर्रों का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो सीधे हिमालय या काराकोरम के विशाल बर्फीले पहाड़ों की तस्वीर आती है जहाँ 5000 मीटर की ऊंचाई पर लोग रास्ता खोजते हैं। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। तो इस 880 मीटर की अपेक्षाकृत छोटी पहाड़ी में इन 3 दर्रों का होना कितना तार्किक है? मतलब ये रास्तों के रूप में कैसे काम करते होंगे इतनी कम ऊंचाई पर? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है आपकी, लेकिन यहीं पर हमें नदियों की ताकत समझ में आती है। नदियों की ताकत दर्रों में? बिल्कुल। देखिए, दर्रे सिर्फ ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में ही नहीं होते। दर्रा बनने की बुनियादी प्रक्रिया क्या है, इसे समझना होगा। ये तब बनता है जब कोई नदी किसी पहाड़ के उठने से पहले से वहां बह रही हो। या फिर कोई तेज जलधारा किसी कमजोर चट्टान को हजारों सालों तक लगातार काटती रहे। अच्छा, तो पानी पहाड़ को काट देता है। एग्जैक्टली। 880 मीटर की ऊंचाई भले ही कम लगे सुनने में, लेकिन अगर वो एक लगातार बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़ी हो तो उसे पार करना बहुत मुश्किल होता है इंसानों के लिए। हाँ, वो तो है। ऐसे में नदियां जैसे कुरी नदी या अन्य स्थानीय जलधाराएं जो हैं, जब इन पहाड़ियों को काटती हैं तो वे वी आकार की गहरी खाइयां बना देती हैं। यानी प्रकृति ने खुद ही इस दीवार में दरवाजे बना दिए हमारे लिए। एकदम सही। और इतिहास में इन दरवाजों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। भिकना ठोरी जैसे जो दर्रे हैं वो सदियों से नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के समतल मैदानों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का मुख्य रास्ता रहा है। अरे वाह! तो ये दर्रे महज भौगोलिक कटाव नहीं है, ये सभ्यताओं को जोड़ने वाली धमनियां रही हैं। ये सच में एक अद्भुत तंत्र है। तो चलिए अब हम इन प्राकृतिक दरवाजों और विशाल सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, और जैसे ही हम उस 240 मीटर की आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखते हैं, हम राज्य के हृदय में प्रवेश करते हैं, जो है विशाल गंगा का मैदान। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सारा का सारा जादू होता है। जादू इसलिए क्योंकि उत्तरी पहाड़ियों से जो नदियां इन दर्रों और घाटियों से होते हुए नीचे उतरती है ना, वे अपने साथ केवल पानी नहीं लाती। तो और क्या लाती हैं? वे वो कच्चा माल लाती हैं जिससे ये पूरा का पूरा मैदान बना है। हाँ, और ये मैदान कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 97.29% हिस्सा केवल समतल मैदान है। लगभग 97%। हाँ, मतलब 94,000 में से लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मैदान है।
ये कल्पना से परे है कि किसी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा पूरी तरह से समतल हो सकता है। बिल्कुल। और इस पूरे विशाल मैदान के बिल्कुल बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, जो इसे दो स्पष्ट भागों में बांटती है, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। और ये जो गंगा का बीच से गुजरना है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये जमीन की ढलान का नतीजा है। देखिए, उत्तर से भी जमीन का ढलान बीच की तरफ है और दक्षिण से भी ढलान बीच की तरफ है। एक कटोरी की तरह। हाँ, एक उथली कटोरी कह सकते हैं। इसीलिए गंगा एक मुख्य नाले या ड्रेनेज की तरह काम करती है, जिसमें बाकी सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। मैं तो गंगा नदी की तुलना शरीर की एक रीढ़ की हड्डी से कर रही हूँ, एक ऐसी रीढ़ जो इस पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांटती है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन यहाँ एक कैच है। इस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो हिस्सा है, उसमें बहने वाला खून यानी पानी, वो बिल्कुल अलग अलग स्वभाव का है। एकदम अलग है। उत्तर का मैदान हिमालयी नदियों द्वारा बनाया गया है, जबकि जो दक्षिण का मैदान है वो मौसमी नदियों के कारण बना है जी। और इसके अलावा एक और अहम अवधारणा है दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं और ये नदियां राज्य में बहते हुए ऐसे कई दोआब बनाती हैं। दोआब की ये अवधारणा बहुत ही प्राचीन है। जब दो नदियां समानांतर बहती हैं तो उनके बीच की जमीन को दोनों तरफ से नमी मिलती है और उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जिससे वो खेती के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, वो कृषि के लिए सबसे मुफीद जगह बन जाती है। लेकिन अगर ये दोनों ही हिस्से उत्तर और दक्षिण महज मैदान हैं और दोनों में कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो क्या हिमालयी नदियों और मौसमी नदियों का ये जो फर्क है, ये इन दोनों हिस्सों को पूरी तरह से अलग नहीं कर देता? ये फर्क ही तो पूरे राज्य की कृषि और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। इसे समझने के लिए हमें कछारी यानी अलूवियल सॉइल के दो मुख्य प्रकारों को समझना होगा, खादर और बांगर। जी हाँ, खादर और बांगर। इनके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। देखिए, उत्तर की जो हिमालयी नदियां हैं वो बर्फ पिघलने से बनती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। जब वे ऊंचे पहाड़ों से तेजी से नीचे आती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में गाद, पत्थर और नई मिट्टी काट कर लाती हैं। हाँ, बहाव तेज होता है। लेकिन जब ये नदियां समतल मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति अचानक धीमी हो जाती है। और गति धीमी होने के कारण वे उस भारी मिट्टी को अपने साथ आगे नहीं ले जा पाती। ठीक यही होता है। वे उस नई मिट्टी को अपने किनारों पर बिछा देती हैं और जब हर साल बाढ़ आती है तो पानी इस नई मिट्टी को दूर दूर तक फैला देता है। अच्छा, तो इस हर साल बिछने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को ही खादर कहते हैं। ये मिट्टी हर साल खुद को रिचार्ज करती है, इसमें खनिजों की भरमार होती है। एक तरह से प्रकृति हर साल वहाँ मुफ्त में ताजा खाद डाल रही है। बिल्कुल मुफ्त की खाद। इसका मतलब है कि किसानों को अपनी तरफ से कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जमीन अपनी उर्वरता खुद वापस पा लेती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये राज्य इतनी बड़ी आबादी यानी तीसरी सबसे बड़ी आबादी का पेट कैसे भर पा रहा है। ये उस उर्वरता का ही सीधा सीधा परिणाम है। लेकिन दक्षिण के मैदानों की कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ क्या होता है? वहाँ की नदियां मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर मौसमी नदियां हैं। उनमें पानी का बहाव उतना तेज नहीं होता या साल भर नहीं होता, और वे हिमालय जितनी भारी मात्रा में नई मिट्टी नहीं ला पाती। इसलिए दक्षिण के बड़े हिस्से में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर कहते हैं। बांगर? हाँ, ये वो जमीन है जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तो बांगर मिट्टी खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती? ये उपजाऊ होती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत, सिंचाई और उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। इसमें कैल्शियम और कंकड़ की मात्रा ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो भले ही दोनों हिस्से दिखने में समतल मैदान लगे, लेकिन एक तरफ की जमीन हर साल नहीं हो रही है और दूसरी तरफ की जमीन पुरानी है। बिल्कुल। ये अंतर तो साफ तय करता होगा कि किस इलाके में कौन सी फसल उगेगी और किसानों की क्या चुनौतियां होंगी। 100%। होते ही ढलान अचानक समतल हो जाती है, तो ऊंचे पहाड़ों से जो पानी तेज गति से उतरता है वो समतल जमीन पर आते ही फैल जाता है और एक जगह जमा होने लगता है। जी, जल जमा हो जाता है। हाँ, और इस जल जमाव के कारण वहाँ एक खास तरह की दलदली मिट्टी बन जाती है। भूगोल की भाषा में इसे पीडमोंट स्वॉम्प सॉइल कहा जाता है। बिल्कुल सही। इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो पीडमोंट का मतलब ये होता है पहाड़ का पैर या तलहटी। क्योंकि पानी को आगे बहने का तेज रास्ता नहीं मिलता वहाँ, तो वो वहाँ रुका रहता है और ये रुकी हुई नमी से भरी जो दलदली जमीन है, ये चावल की खेती के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करती है। क्योंकि धान को तो पानी चाहिए होता है। एग्जैक्टली, धान की फसल को लगातार पानी में डूबे रहने की जरूरत होती है। ये तो मुझे प्रकृति का अपना एक कस्टमाइज्ड खेत बनाने का तरीका लगता है। प्रकृति बहुत स्मार्ट है ना? तो कुल मिलाकर ये 97% मैदान महज एक खाली स्लेट नहीं है। ये नदियों द्वारा हर साल लिखी और मिटाई जाने वाली एक जीवित कहानी है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि ये विशाल समतल मैदान दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कहाँ जाकर रुकता है? क्योंकि मैदान हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता, कहीं तो एंड होगा। बिल्कुल, और यहीं पर हम राज्य की तीसरी और अंतिम प्रमुख भौगोलिक संरचना में प्रवेश करते हैं। मैदानों का ये साम्राज्य दक्षिण में जाकर एक कठोर रुकावट से टकराता है। इस रुकावट को दक्षिण का संकीर्ण पठार या नैरो प्लेट्यू कहा जाता है। जी। ये पठार मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है, पश्चिम की तरफ कैमूर का पठार और पूर्व की तरफ छोटा नागपुर का पठार। सही है।
मैं तो इसे राज्य के निचले हिस्से में बनी एक कठोर चट्टानी बाउंड्री वॉल या रिटेनिंग वॉल की तरह देख रही हूँ। ऐसा लगता है मानो ये दीवार उत्तर से आ रहे उस विशाल समतल मैदान और नदियों के पूरे तंत्र को नीचे दक्षिण की तरफ गिरने से थामे हुए हैं। ये एक बहुत ही सटीक दृश्य है जो आपने उकेरा है। देखिए, 97% हिस्सा जहां नरम, उपजाऊ और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, वहीं ये दक्षिणी किनारा प्राचीन कठोर चट्टानों से बना है। बिल्कुल विपरीत। हाँ, ये पठार दरअसल विंध्य पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, जो इस राज्य की दक्षिणी सीमा को एक लंगर या एंकर की तरह स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन इस पठारी क्षेत्र में एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक घटना घट रही है, जिस पर चर्चा करना जरूरी है। कौन सी? इन दोनों पठारों यानी कैमूर और छोटा नागपुर के ठीक बीच से सोन नदी गुजरती है। जी, सोन नदी। तो मैदानों में हमने देखा कि नदियां दोआब बनाती हैं, जमीन को जोड़ती हैं और मिट्टी बिछाती हैं, लेकिन यहाँ सोन नदी इन दो चट्टानी पठारों के बीच एक डिवाइडर या दरार का काम कर रही है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि ये नदी दोआब बनाने के बजाय जमीन को दो हिस्सों में क्यों चीर रही है? देखिए, ये जल और पत्थर के बीच लाखों सालों से चले आ रहे एक महायुद्ध का परिणाम है। महायुद्ध? जी। मैदानों में जब नदी बहती है ना, तो उसके पास फैलने की जगह होती है। वो अपनी गति धीमी करके मिट्टी बिछाती है, एक तरह से वो निर्माण करती है। समझ गए। लेकिन एक पठार पर नदी की ढलान तेज होती है और जमीन कठोर होती है। नदी दाएं बाएं नहीं फैल सकती, इसलिए उसे नीचे की तरफ काटना पड़ता है। अच्छा। तो सोन नदी ने लाखों सालों के घर्षण से इन प्राचीन चट्टानों को आरी की तरह काटा है। उसने अपने लिए एक गहरी घाटी उकेरी है, जिसने एक ही पठार को कैमूर और छोटा नागपुर नाम के दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। यानी मैदानों की नदियां एक बिल्डर या राजमिस्त्री की तरह काम करती हैं, जो परत दर परत जमीन बनाती हैं। बिल्कुल। और पठार की नदियां एक मूर्तिकार या आरी की तरह काम करती हैं, जो चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बनाती हैं। ये भूगोल का कितना शानदार और विरोधाभासी रूप है। ये प्रकृति की कलाकारी है। और सिर्फ सोन नदी ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि इसी पठारी क्षेत्र से कर्मनाशा नाम की एक और महत्वपूर्ण नदी का भी उद्गम होता है। जी हाँ, कर्मनाशा और सोन जैसी नदियां इसी चट्टानी और बीहड़ इलाके के संघर्ष से जन्म लेती हैं। वे इन कठोर पत्थरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती हैं और फिर अचानक उस विशाल, शांत और समतल गंगा के मैदान में उतरकर उसमें विलीन हो जाती हैं। ये कठोरता से कोमलता की ओर का एक अद्भुत सफर है। ओह, तो इस तरह हम एक पूरी तस्वीर देख पाते हैं। हमारी ये आज की यात्रा कितनी विविध रही।